पिछले एक साल में स्मॉल कैप ने ऑलमोस्ट 63.75% रिटर्न दिए और मिड कैप ने 55.19%। तो इसके पीछे सेबी के चेयरपर्सन और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और जो रिसर्च फर्म्स होती है उन्होंने कंसर्न रेज किए और इसी के चलते क्या नतीजा हुआ कि स्मॉल कैप में स्ट्रेस टेस्ट आउट, मतलब अगर कोई रिडेम्पशन के लिए पैसा देता है तो कितने दिन के अंदर वो लिक्विडेट होके इन्वेस्टर को मिल सकता है। सेबी का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन जनरली म्यूचुअल फंड कंपनीज अप टू 5% क्या करती है, रिडेम्पशन के लिए कैश या कैश के डिपॉजिट में मतलब रखती है। Navneet, that was the phrase you liked, you preferred. Sections of froth in the market. Some people call it a bubble, some may call it froth. The question is, it may not be appropriate to allow that bubble to keep building, because if it keeps building, then when it bursts, because a bubble will burst, by definition bubbles burst. So when they burst, they impact the investors adversely. That's not a good thing. So yes, that is also true. But are there others where the evaluation parameters seem to be off the charts and not supported, by fundamentals at all, and completely appearing to be, as regulators like to call it, irrational exuberance? तो आज का हमारा विषय है स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड्स की रिस्क कौन कौन सी है, उसके रिवॉर्ड क्या है, अभी के सीनियर के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए। तो जो भी रिसेंट अभी स्मॉल कैप फंड में मतलब चेंजेस हुए, जो भी गाइडलाइंस आई है रेगुलेटर्स की तरफ से, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विजय शरद और आपका स्वागत है द फाइनेंस विक्ट्री यूट्यूब चैनल में। एमफी का जो डाटा रिलीज हुआ है 31 जनवरी 2024 के हिसाब से, मिड कैप में अगर आप नंबर ऑफ फोलियोज की संख्या देखोगे 1.33 करोड़ है। इसके साथ में स्मॉल कैप में नंबर ऑफ फोलियोज 1.78 करोड़ है और जो लार्ज कैप है ऑलमोस्ट 1.33 करोड़ है। तो इसमें जरूर एक आपको दिखता है कि नंबर ऑफ फोलियोज के हिसाब से आप स्मॉल कैप में ज़्यादा है। इसके साथ में अगर आप एयूएम देखोगे, एयूएम भी मिड कैप का 2.9 लाख करोड़ है, उसके साथ में लार्ज कैप का 2.99 लाख करोड़ है। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप का देखते हो तो 2.47 लाख करोड़ है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। इसके साथ ही में जो एसआईपी बुक है, ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की हमारी बुक है, उसमें 3,000 करोड़ की एसआईपी बुक सिर्फ स्मॉल कैप फंड में आती है। स्मॉल कैप में जो पैसा आ रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, वो स्टैग्नेंट वे से आ रहा है, धीरे 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 करके आ रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। इसी की वजह से क्या हुआ कि स्मॉल कैप का बेंचमार्क है, उसमें नंबर ऑफ स्टॉक जो क्वालिटी स्टॉक से बहुत कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनीज को अदर इसमें भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। साथ ही में एज पर सेबी गाइडलाइंस और एमफी के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 65% इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में या स्मॉल कैप रिलेटेड स्टॉक्स में हमें करना ही पड़ता है। जो 35% वो किसी भी स्टॉक्स या इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू फंड डिसाइड होता है। ठीक है, तो इसी के चलते क्या हुआ, जो भी अभी रिसेंट सिनेरियो अभी सुन रहे हो कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हाउस ने क्या किया कि लमसम लेने से मना किया है। एसटीपी या एसआईपी लमसम भी 1 लाख 2 लाख 5 लाख के अंदर ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो यही उसका पीछे रीज़न है। मोस्टली सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ही होता है। तो हम इस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, इसमें एक साल में कितने रिटर्न दिए, इसका पीई क्या है और इसके स्टॉक कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से। तो एक साल में इसमें एज ऑन 29 फेब 2024 66.69% प्राइस रिटर्न दिया, टोटल रिटर्न इसका 68.8% है। और आप पिछले 5 साल का CAGR देखोगे टोटल रिटर्न का तो 26.17% आ रहा है। अगर बेंचमार्क ने इतने रिटर्न दिए तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड इसके आसपास ही रिटर्न देंगे। और सिंस इंसेप्शन 16.78% रिटर्न दिया है। इसका इंसेप्शन या लॉन्च डेट अप्रैल 1 2016 था और जो उसकी बेस वैल्यू डेट है वो 1 अप्रैल 2005 कंसिडर की है। जो इसका नंबर ऑफ स्टॉक्स है 250 स्टॉक्स होते हैं इसमें, जो 251 से लेकर 500 तक अकॉर्डिंग टू फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसकी रैंकिंग होती है। तो 251 से लेकर 500 तक ये निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पार्ट होता है। इसमें जो इंडेक्स का रिबैलेंसिंग होता है वो सेमी एनुअली होता है, मतलब 6 महीने के बाद इसका करते हैं। तो इसके साथ ही में अगर आप सेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखोगे आपको इसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा एज कम्पेयर विद लार्ज कैप और मिड कैप। रीज़न क्योंकि इसमें बहुत ही निश प्रोडक्ट्स या मतलब जो उसके रिलेटेड कंपनीज है वो होती है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सर्विसेज है, जो इसमें मेनली NBFC या जो छोटे बैंक है वही होते हैं। सेकेंड है कैपिटल गुड्स ऑलमोस्ट 15% वेटेज है इसका। थर्ड है हेल्थ केयर 9.89%। फोर्थ IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 6.25%। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट 4.99%। बाकी केमिकल, कंज्यूमर गुड्स, एरोस्पेस, डिफेंस, उससे रिलेटेड ऑयल एंड गैस, उसके रिलेटेड कंपनीज है। अगर आप निफ्टी लार्ज कैप में देखोगे मतलब निफ्टी 50 या निफ्टी 100 में, उसमें आपको ऑयल एंड गैस 2 या 3rd पे ही मिलेगा।
जो कि यहाँ पे आपको एकदम नीचे मिलता है, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन इसके थ्रू बनता है। रही बात इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन की, स्टैंडर्ड डेविएशन पिछले 1 साल का 13.3 है, 5 साल का आप देखोगे 19.84 है, और सिंस इंसेप्शन हिस्टोरिकली बहुत ही ज़्यादा है 21.69%। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी फंड की या उस पर्टिकुलर इंडेक्स की रिस्क टॉलरेंस, मतलब रिस्क कैपेसिटी कितनी है, उसमें और कितना डेविएशन आ सकता है हमारे प्राइस में या रिटर्न में, ये शो करता है। इसके साथ ही में जो पी है 28.85 है पिछले करंट का, और पी भी 3.86 है। निफ्टी स्मॉल कैप में टॉप कंपनीज अगर आप देखोगे तो सुजलॉन एनर्जी है 3%, बीएसई है 2.12%, तीसरी कंपनी है एमसीएक्स जो कि है ऑलमोस्ट 1.27, और जो बाकी सारी कंपनी ऑलमोस्ट 1% ही है, और ये सोनाटा, आरबीएल, ब्लू स्टार, सीडीएसएल जो हमारा मतलब स्टॉक्स या हमारा उनके पास डिपॉजिट रहता है, केएआई इंडस्ट्रीज, तो इसके टॉप 10 स्टॉक्स है। किसी भी स्टॉक या सिक्योरिटीज या म्यूचुअल फंड का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो उसका पहले हम पी एनालिसिस करते हैं, और अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 का पी देखोगे तो अबाउ 5 साल एवरेज है, 2 साल के भी अबाउ 2 साल के भी अगर स्पैन में देखोगे तो एवरेज के ऊपर ही है, और 1 साल में ऑब्वियसली ऊपर है। तो इसी के चलते क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनी और मतलब सभी लोग क्या हुआ सतर्क हुए इसके चलते कि अगर आप हायर वैल्यूएशन भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको इसको लॉन्ग टर्म रखना पड़ेगा, 5 साल 7 10, वैसे भी स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, लेकिन अगर आप हाई वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो आपको इसमें लॉस या रिटर्न कम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसी के चलते रेस्ट्रिक्शन लगाए। और रही बात पी की, तो पी होता है कि आप कितने टाइम्स उसको पे कर रहे हो। अगर कोई कंपनी 1 रुपया सपोज कमा रही है तो उसको आप 25 का पी है, तो 25 रुपये आप उसको क्या कर रहे हो, 25 टाइम्स ज़्यादा पे कर रहे हो उसी पर्टिकुलर स्टॉक का सिक्योरिटी को बाई करने के लिए। अब हम देखेंगे हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके गोल जो है उसी के प्रकार से आपको इसमें टिक रहना है। दूसरा, अगर आप हाई रिस्क टेकिंग हो और आपके पास समय है तो ही इस फंड में आना है, नहीं तो आपको इस फंड में आना ही नहीं है, बाकी बहुत सारे अच्छे फंड है उसके तरफ आपको जाना है। तीसरा, अगर आप डायनेमिक अप्रोच इन्वेस्टिंग मतलब इसमें रख सकते हो तो ही आपको आना है, क्योंकि क्या होता है अगर अब 2005 से डाटा है, सपोज निफ्टी लार्ज कैप 50% डाउन गया है, तो इसको पीक करने के लिए जो भी उसका प्रीवियस हाई था 2005 का डाटा है, तो आपको इसमें ऑलमोस्ट 2.5 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में देखोगे तो उसके 5.5 साल उसको रिकवर होने के लगता है। सपोज निफ्टी स्मॉल कैप ने अभी 15,000 का हाई किया है और 7,500 तक नीचे जाता है, तो इसमें 5.5 साल का क्या होता है, आपको टाइम लगेगा कि उसी इसमें पीक करने मतलब पीक पे रीच करने के लिए। तो इसी के चलते क्या हुआ है कि बहुत सारे अभी रिस्ट्रिक्शन आए इस फंड पे लेके। तो इसी के चलते हमें क्या होता है कि जो लिक्विडिटी हमारी मतलब स्मॉल कैप में बहुत ही ज़्यादा मतलब डिक्रीज होती है। तो इसी के चलते जो भी रिसेंटली स्ट्रेस टेस्ट किए गए थे कि अगर कोई भी फंड है स्मॉल कैप का, वो कितने दिन के अंदर लिक्विडेट होकर इन्वेस्टर के मतलब हाथ में पैसा जाता है, तो उसका बहुत सारे फंड्स ने 1 डे 0, कोई फंड का तो 0 भी था, 1 2 3 दिन भी मतलब किसी फंड्स ने मतलब उसका रिजल्ट आया। तो इसका क्या हुआ है कि आपको फंड का लिक्विडिटी आपको जरूर पता चलता है। नो डाउट ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा एक टूल है जो कि बहुत सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज पहले से इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन आप जो सेबी ने बोला या मतलब एफटी का गाइडलाइन है उसके हिसाब से अभी बस डिस्क्लोज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें यही सोच के आए थे कि ये स्मॉल कैप है या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो इस फ्यूचर के पोटेंशियल है, मल्टी बैगर से इसमें हमें ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। नो डाउट पैसा ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन इसमें उतना रिस्की है। अगर आप बेंचमार्क वाइज स्टॉक्स देखोगे तो 2720 स्मॉल कैप कंपनीज थी जो बियॉन्ड 250 के ऊपर वाली, उसमें सिर्फ 2 कंपनीज ऐसी थी जो लार्ज कैप में कन्वर्ट हो पाई और 32 कंपनी मिड कैप में कन्वर्ट हुई। बाकी सारी कंपनीज ऑलमोस्ट 2686 मतलब स्टॉक्स स्मॉल कैप में स्मॉल कैप ही रह गए। तो ये क्या होता है, इसके आपका मतलब पोटेंशियल और जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मिड कैप में अगर आप देखो तो 150 स्टॉक्स थे जिसमें से 150 में से 62 कंपनी डी ग्रोथ हुई जिसमें कि वो स्मॉल कैप में कन्वर्ट हुई। 68 कंपनीज ऐसी थी जो कि मतलब मिड कैप की मिड कैप रही और 20 कंपनीज में क्या किया कि उसका मिड कैप का लार्ज कैप में कन्वर्ट हुआ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और यही आप लार्ज कैप कंपनीज का देखोगे 100 कंपनीज में से 1 कंपनी क्या गई स्मॉल कैप में गई, 26 कंपनी मिड कैप में कन्वर्ट हुई और जो मतलब बाकी 73 कंपनी वो लार्ज कैप ही रही। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें बेंचमार्क स्मॉल कैप रिलेटेड जो भी मतलब स्मॉल कैप मिड कैप है यहाँ पे हमें बेंचमार्क नहीं चाहिए, हमें एक्टिव फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना है।
एट द एंड इन्वेस्टमेंट एक बोरिंग प्रक्रिया है जिसके थ्रू हमें जाना ही पड़ता है। हमें अगर हमारा मतलब इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या करना है, वेल्थ क्रिएशन है, जो हमारा गोल है उसको अचीव करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं उसके पीछे भागना है। तो इसी के चलते अभी आपने स्मॉल कैप में बहुत सारी रिस्क देखी, उसमें खामियां क्या क्या है। इसके साथ ही स्मॉल कैप में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अभी भी नो डाउट आप सिंपली 7 साल के ऊपर आपका होरिजन है, आप बिंदास इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो लिक्विड या डेट फंड में से एसटीपी मोड में 6-7 महीने के लिए आप बिंदास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म व्यू है आपका 5 साल के अंदर, तो स्मॉल कैप फंड अभी के लिए आपके लिए नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को आपको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।